हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाने वाले जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम लोग 16 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। इसकी पहले की वीडियो में हमने 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया था, तो जिसने भी 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्तोचर काल में सामंत कौन थे? ए धार्मिक प्रमुख, बी सामंती स्वामी, सी वास्तुकार या डी किसान। तो ऑप्शन बी सामंती स्वामी इसका सही उत्तर है। गुप्तोचर काल में सामंत स्थानीय शासक या जमींदार थे। वे राजा के अधीन रहकर प्रशासन और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, शुक्र के वायुमंडल में मौजूद अम्ल डैश है? ए HNO3, बी SCOOH, सी HCl या डी H2SO4। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी H2SO4। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल पाए जाते हैं। यही इसकी अत्यधिक गर्मी और अम्लीय वातावरण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 57 विकसित किया गया है? ए कोपिली नदी, बी गंडक नदी, सी जुआरी नदी या डी काली नदी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कोपिली नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 असम की कोपिली नदी पर विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, कांच के प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम का निर्माण डैश के कारण होता है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी परिक्षेपण या डी प्रकीर्णन। तो ऑप्शन डी प्रकीर्णन इसका सही उत्तर है। कांच के प्रिज्म से गुजरते समय विभिन्न रंग अलग अलग कोनों पर मुड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? ए महादेव गोविंद रानाडे, बी आत्माराम पांडुराम, सी देवेंद्रनाथ टैगोर या डी आरजी भंडारकर। तो ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, 2001 और 2011 के बीच भारत की साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर डैश है? ए शून्य हो गया, बी बढ़ गया या सी समान रहा या ऑप्शन डी कम हो गया। तो ऑप्शन डी कम हो गया इसका सही उत्तर है। 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता दर में अधिक वृद्धि हुई, इसके पुरुष महिला साक्षरता अंतर घट गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत कितनी बार UNFCCC को अपनी बायएनिकल अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ए प्रत्येक 2 वर्ष में, बी प्रत्येक वर्ष में, सी प्रत्येक 3 वर्ष में या ऑप्शन डी प्रत्येक 5 वर्ष में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्येक 2 वर्ष में। भारत UNFCCC को अपनी बायएनियल अपडेट हर 2 वर्ष में प्रस्तुत करता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? ए संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति, बी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, सी रोजगार और कौशल विकास की मंत्रिमंडल समिति या ऑप्शन डी निवेश और वृद्धि की मंत्रिमंडल समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तमिल साहित्यिक कृति एरियनार अपहोरल किस शताब्दी की है? ए 8वीं शताब्दी, बी 5वीं शताब्दी, सी 11वीं शताब्दी या डी ऑप्शन डी 7वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7वीं शताब्दी। इरेनार अप्रोवल तमिल साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। इसे संगम साहित्य की परंपरा से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बेंगलुरु में प्रसिद्ध नृत्य ग्राम संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए प्रतिमा गोरी, बी विजयिनी सत्यपथी, सी पवित्रा रेड्डी या डी सुरूपा सेन। तो ऑप्शन ए प्रतिमा गोरी इसका सही उत्तर है। नृत्य ग्राम की स्थापना प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा वेदी ने की थी। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के संरक्षण हेतु स्थापित संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शॉर्टकट द्वारा डॉक्यूमेंट में संपूर्ण कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+S, बी Ctrl+R, सी Ctrl+E या ऑप्शन डी Ctrl+A। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक उत्तरदायी है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन या डी विटामिन। तो ऑप्शन सी प्रोटीन इसका सही उत्तर है। शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। इसे शरीर का निर्माणकारी पोषक तत्व भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद की त्रिस्तरीय संरचना को सटीक रूप से निरूपित करता है? ए प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारत में मंत्रिपरिषद की त्रिस्तरीय संरचना यही है। कैबिनेट मंत्री सबसे उच्च स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
भारत में निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में बेरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी होने का पता चलता है? ए लक्षद्वीप, बी मिनिकॉय द्वीप, सी अंडमान और निकोबार द्वीप या डी रामेश्वर द्वीप। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आयन पर्णहरित की प्रकाश अवशोषित करने में सहायता करता है? ए Ca, बी Na, सी Mg या डी सी। तो ऑप्शन सी Mg इसका सही उत्तर है। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम होता है, यही प्रकाश अवशोषण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 2025 में प्रमुख भारतीय शहरों के लिए जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी रांची या डी शिलोंग। तो ऑप्शन डी शिलोंग इसका सही उत्तर है। 2025 के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शिलोंग शीर्ष पर रहा। इसका कारण अपेक्षाकृत स्वच्छ वायु गुणवत्ता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है? ए सिकंदर किला, बी जामी मस्जिद, सी चांद मीनार या डी भारत माता मंदिर। तो ऑप्शन डी भारत माता मंदिर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत लाइबेरिया समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बी जॉइंट स्पेस मिशन, सी औषधि गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाना या डी नए राजमार्गों का निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी औषधि गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाना। भारत और लाइबेरिया के बीच यह समझौता फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ था। इसका उद्देश्य था गुणवत्ता सुधार। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने विषयों को आरक्षित एंड स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके द्वैत शासन की शुरुआत की? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत परिषद अधिनियम 1892, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1909। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां राज्य सदस्य बना है? ए मालदीव, बी किरीबाती, सी तुवालू या डी नौरू। तो ऑप्शन सी तुवालू इसका सही उत्तर है। 2025 में तुवालू IUCN का 90वां राज्य सदस्य बना। यह प्रशांत महासागर का एक छोटा द्वीपीय देश है। क्वेश्चन नंबर 21, चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि जहां वे बस गए थे डैश के नाम से जानी जाती थी? ए गर्भगृह, बी वलनाडु, सी अग्रहारम या डी महासभा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अग्रहारम। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि को अग्रहारम कहा जाता था। ये शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते थे। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के लागू होने से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में बसे व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 6, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 5 या डी अनुच्छेद 8। ऑप्शन ए अनुच्छेद 6 इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 6 संविधान लागू होने से पहले पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों की नागरिकता से संबंधित है। ये विभाजन के बाद के प्रवासियों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सरकारी विकास नीति की आधारशिला बन गई है और अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित है? ए स्वच्छ आभार अभियान, बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सशक्तिकरण योजना, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या डी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार के अनुसार जुलाई 2023 में आकस्मिक बाढ़ ने किस राज्य में कई शक्ति स्टेशनों के कामकाज को बुरी तरह से बाधित किया था? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है। जुलाई 2023 में आकस्मिक बाढ़ से हिमाचल प्रदेश के कई बिजली प्रकल्प प्रभावित हुए थे। इससे ऊर्जा उत्पादन पर भी असर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में हुए संरचनात्मक समायोजन को प्रदर्शित करता है? ए नियामक उपकरण के रूप में खुला बाजार के संचालन का उन्मूलन, बी रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरें, सी कृषि और MSME के लिए नियंत्रित ऋण दर या डी घाटे के वित्त पोषण के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति का विस्तार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कृषि और MSME के लिए नियंत्रण ऋण दर। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दर। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ब्याज दरों को अधिक बाजार आधारित बनाया गया। इससे वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण को बढ़ावा मिला।
तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ए 51वां संविधान संशोधन 2003, बी 92वां संशोधन अधिनियम 2003, सी 86वां संशोधन अधिनियम 2002 या ऑप्शन डी 93वां संशोधन अधिनियम 2005। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 92वां संशोधन अधिनियम 2003। इसी संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 हो गई। क्वेश्चन नंबर 27, 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के किस प्रावधान की सबसे अधिक आलोचना की गई क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की एकता को कमजोर किया था? ए गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों का समावेश, बी प्रेसिडेंसियों के कार्यकारी परिषदों की शुरुआत, सी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण या ऑप्शन डी विधान परिषदों का विस्तार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की। इससे सांप्रदायिक विभाजन बढ़ा और राष्ट्रीय एकता कमजोर हो गई। क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान किस जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया था? ए 720 MW मांगदेछु HEP, बी 1200 MW पुनात सांगछू 1 HEP, सी 1020 MW पुनात सांगछू I HEP या डी 336 MW चूखा HEP। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 720 MW मांगदेछु HEP। भारत और भूटान के सहयोग से विकसित मांगदेछु जल विद्युत परियोजना दोनों देशों के ऊर्जा संबंधों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाहित गांधीवादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है? ए सभी के लिए उपयुक्त रोजगार सुनिश्चित करना, बी बच्चों की शोषण से बचना, सी जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, डी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। गांधीवादी सिद्धांत ग्रामीण स्वावलंबन और कुटीर उद्योगों पर जोर देते हैं। यह नीति निर्देशक तत्वों में भी परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जुलाई 2025 में अनुमोदित ELI योजना के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत एक महीने का वेतन कितनी राशि तक मिलेगा? ए 20,000, बी 15,000, सी 12,000, डी 10,000। तो ऑप्शन बी 15,000 इसका सही उत्तर है। ELI योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक माह का वेतन अधिकतम 15,000 तक दिया जाता है। इसका उद्देश्य है रोजगार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपित करता है? ए कोरियोलिस बल, बी घर्षण बल, सी गुरुत्व बल या डी दाब प्रवणता बल। तो ऑप्शन बी ए इसका सही उत्तर है कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल हवाओं और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में यह दाईं ओर विचलन करता है। क्वेश्चन नंबर 32, 2025 में किस संयुक्त राष्ट्र निकाय ने शहरीकरण पद्धति की डिग्री का उपयोग करके विश्व शहरीकरण संभावनाएं रिपोर्ट जारी की? ए संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम, बी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, सी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग या डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग UNDSA। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने डिग्री ऑफ अर्बेनाइजेशन मेथोडोलॉजी पर आधारित रिपोर्ट जारी की। यह वैश्विक शहरीकरण के अध्ययन में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की 1991 से पूर्व की आर्थिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र GDP की योगदान और रोजगार समावेश के बीच विरोधाभास को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ए सेवाओं ने GDP वृद्धि और रोजगार सृजन में समान रूप से योगदान दिया। ऑप्शन बी GDP और रोजगार में सबसे अधिक योगदान उद्योग का था। सी विनिर्माण क्षेत्र रोजगार का प्रमुख स्रोत बन गया। डी GDP की गिरावट में कृषि का योगदान रहा लेकिन इसने अधिकांश रोजगार का समावेश किया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1991 से पहले कृषि क्षेत्र का GDP में योग्यता घट रहा था लेकिन अधिकांश लोगों को रोजगार यही क्षेत्र देता था। यही मुख्य विरोधाभास था। क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग के SDG इंडेक्स पूर्वोत्तर जिले 2023-24 में मिजोरम के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में मान्यता दी गई? ए हाथियाल, बी औजियाल, सी लुंगलेई या डी चम्फाई। तो ऑप्शन ए हाथियाल इसका सही उत्तर है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स एनी डिस्ट्रिक्ट 2023-24 में मिजोरम का हाथियाल जिला शीर्ष प्रदर्शनकर्ता रहा। इसे सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 35,
दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला सुरक्षा नीति 2025 के तहत यदि महिला कर्मचारियों को देर रात तक काम करने की आवश्यकता होती है तो उनके लिए क्या अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए? ए परिवहन, बी बोनस, सी रात्रि भोज, डी निवास स्थान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए परिवहन। क्वेश्चन नंबर 36। दो लचीले परतों को एक साथ प्रेस करके किस प्रकार की टच स्क्रीन काम करती है जिससे यह नाखून या प्लास्टिक स्टेनलेस जैसे अचालकाई वस्तु से इनपुट डिटेक्ट कर सकती है? ए रेसिस्टिव टच, बी इंफ्रारेड ग्रिड टच, सी कैपेसिटिव टच या डी सरफेस एक्रोस्टिक वेव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेसिस्टिव टच। रेसिस्टिव टच स्क्रीन दो परतों के दबाव से काम करती है, इसलिए इसे उंगली, नाखून या प्लास्टिक स्टाइलस से भी संचालित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य अभिलक्षण डिलीजेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी सीमा को उजागर करता है जिसे उसके डिलीजेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कंप्यूटर गलत आउटपुट उत्पन्न करता है क्योंकि दर्ज किया गया प्रारंभिक डेटा त्रुटिपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिया जाने वाला विशेष अभिभाषण भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? ए अनुच्छेद 87, बी अनुच्छेद 86, सी अनुच्छेद 85 या डी अनुच्छेद 88। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में सांसद को संबोधित करते हैं। इसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। विंडोज 11 में फाइल प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? पहला कथन है जब किसी फाइल को डिलीट किया जाता है और उसे रिसाइकल बिन से मुक्त किया जाता है तो उसका कंटेंट स्टोरेज डिस्क से तुरंत और अस्थायी रूप से इरेज हो जाता है। दूसरा कथन है फाइल पाथ एक सख्त पदानुक्रमित संरचना है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय पाथ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। रामानुज के श्री वैष्णव परंपरा के निम्नलिखित में से किस प्रमुख अनुयायी ने उत्तर भारत में भक्ति संबंधी उपदेशों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए नामदेव, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य या डी रामानंद। तो ऑप्शन डी रामानंद इसका सही उत्तर है। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शिष्यों में कबीर और रविदास जैसे संत शामिल थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।